हाय एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर एकेडमी। हमने संघ और राज्य के रिलेशंस पढ़े थे, संबंध राज्य और सरकार के बीच में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक है। उसके रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट वाला चैप्टर कंप्लीट किया था, जिसमें मैंने आपको भाग 11 और 12 पढ़ाया था। उससे रिलेटेड एमसीक्यूज लेक्चर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। पहला, केंद्र सरकार केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांग बढ़ रही है, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य जो संबंध है उनके पुनर्विचार की मांग बढ़ रही है। राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धन नहीं है, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट और रीजन वाला क्वेश्चन है। आर्ग्यूमेंट है कि केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगें बढ़ रही हैं बिकॉज राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धन नहीं है। आपसे पूछा है कौन सा इसमें आर्ग्यूमेंट सही है, सही एक्सप्लेनेशन है, सही गलत, ठीक है। एक सही है, दो सही है। अब इसमें बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। पुनर्विचार की मांग बढ़ रही है, स्पेशली जब ज़्यादा हो जाती है, जब केंद्र और राज्यों में अलग अलग सरकारें होती हैं, ठीक है। इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या मार्क करेंगे? दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी है। दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। व्याख्या का मतलब यह है कि ये इसको रिलेट कर पा रहा है नहीं, यानी रीजन आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर रहा है नहीं, ठीक है। तो इसमें सपोर्ट कर रहा है, तो ये दोनों सही हो जाएंगे। इसके बाद, भारतीय राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संविधानेतर और विधियेतर संस्था है? संविधानेतर का मतलब है संविधान से इतर, यानी जो संविधान में नहीं है। ऐसी विधितर संस्था का मतलब है विधि से इतर, यानी जिसका निर्माण विधि द्वारा नहीं किया गया, संसद में विधि पारित करके नहीं किया गया। कौन सी है? राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यपाल सम्मेलन, आंचलिक परिषदें, अंतर्राज्यीय परिषदें, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्यपाल सम्मेलन दोनों असंवैधानिक है, गैर विधिक संस्थाएं हैं, गैर संवैधानिक है और गैर विधिक है। संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और वैधिक संस्थाएं बोलते हैं स्टैच्यूटरी बॉडीज। तो एक और दो, ये दोनों ही ना तो संवैधानिक है या ना वैधानिक है। इसका मतलब ये संवैधानिक और वैधानिकता से इतर है। तो कौन सा हो जाएगा? एक और दो। यहाँ पर पूछा है, इन चीज़ों को ध्यान से रखना है। वो संस्थाएं बताइए जिनका वर्णन ना तो विधि द्वारा किया गया है ना ही संविधान में किया गया है, तो ये दोनों हो जाएंगी। बाकी आंचलिक परिषदें ये वैधानिक संस्थाएं, यानी इनका निर्माण विधि द्वारा किया गया था, संसद की विधि द्वारा, जो हम जोनल काउंसिल्स पढ़ते हैं। फिर उसके बाद अंतर्राज्यीय परिषद, ये एक संवैधानिक परिषद है, संवैधानिक निकाय है। मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल 263 अंतर्राज्यीय संबंधों के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने का प्रावधान करता है, जिसका अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। तो ये दोनों, ये वैदिक संस्था है, ये संवैधानिक संस्था है, ये दोनों नहीं है। तो आंसर हो जाएगा एक और दो। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो संवैधानिक प्रावधानों को यानी संविधान को संघीय सरकार और राज्य सरकार की विधान पालिकाओं से, यानी जो विधि बनाने की पालिका है उनसे ऊपर रखता है, उनके द्वारा बनाए गए कानूनों पर प्राथमिकता देता है। संविधान को कानूनों पर प्राथमिकता देता है, किसके? राज्य और संसद के विधान पर। कौन सा ऐसा आर्टिकल है? 13, 32, 245, 326। कौन सा देता है? अनुच्छेद 13। मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल 13 कहता है कोई भी ऐसी विधि जो संविधान के अधिकारों का, संविधान का उल्लंघन करती है या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, शून्य घोषित हो जाएगी। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को क्या बनाया गया है? गारंटीकर्ता बनाया गया है, संविधान का, गार्जियन बनाया गया है, संविधान का गार्जियन बनाया गया है, व्याख्याकर्ता बनाया गया है। तो ये अपनी व्याख्याओं द्वारा सिद्ध करता है कि कौन सी विधि संविधान के अनुकूल है या नहीं। जो अनुकूल नहीं होती है, प्रतिकूल होती है, उसको क्या कर देते हैं? असंवैधानिक घोषित। तो इसलिए संवैधानिक प्रावधानों को ऊपर रखता है, किससे? विधि से। समझ में आई बात?
नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट शक्तियों के अधिकारों को किसको दिया है? संघीय सरकार को दिया है, राज्य सरकार को दिया है। संघीय तथा राज्य सरकार दोनों को दिया है, ना संघीय है ना राज्य सरकारों को दिया है। बहुत इजी। अवशिष्ट शक्तियां, रेजिडरी पावर्स किसको दी गई हैं? संघ सरकार को दी है, संघ सरकार को दी है, राइट। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। पढ़ाया था मैंने आपको। सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्य राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्य की सहमति से, बिना किसी राज्य की सहमति से अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संघीय सरकार कोई भी कानून बना सकती है। कब बनाएगी? कब बनाएगी? बिना राज्यों की सहमति के। इसके लिए राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको 4 अपवाद पढ़ाए थे। जब संघ सरकार को राज्य सरकार पर विधि बनाने का, राज्य सूची के जो विषय हैं उस पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो उसमें एक अपवाद क्या था? जब अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करना होगा तो संघीय सरकार के पास पावर आ जाएगी कि कोई भी संधि जिसका विषय राज्य सूची का भी है तो वो उस पर कानून बना सकती है। तो कौन सा आर्टिकल में दिया गया है? कमेंट में बताएंगे कौन सा आर्टिकल है जो संघीय यानी केंद्र सरकार को अंतर्राष्ट्रीय विधियों को लागू करने की पावर देता है। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है। अभी बताया मैंने आपको। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत क्या है? संवैधानिक है, संसदीय कानून द्वारा या योजना आयोग के अनुशंसा द्वारा। क्वेश्चन पुराना है, नीति आयोग कर लेंगे। नीति आयोग की अनुशंसा द्वारा, मुख्यमंत्री सम्मेलन द्वारा स्वीकृत संकल्प। अंतर्राज्यीय परिषद क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। आर्टिकल 263 इसमें इसका प्रावधान दिया गया है, राइट। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। चारों पढ़ाई थी मैंने, चारों पढ़ाई थी। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संबंधित राज्यों की सहमति से राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित कर दे। अब हिंट तो मैंने दे दिया कि मैंने चारों पढ़ाई थी। अब इसमें से कौन सी चारों में सम्मिलित है या नहीं है बताना है आपको। कब संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की पावर आती है? अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु अभी कराया, राइट। संबंधित राज्य की सहमति से, जब 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर ठीक है सहमति व्यक्त करेंगे कि केंद्र सरकार हमारी इस विषय पर आप कानून बना दीजिए, तो केंद्र सरकार उस पर कानून बना देगी। तो ये भी सही हो जाएगा। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है यानी इमरजेंसी चल रही है, ठीक है। तो क्या होगा? ये राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? जब राज्य की मशीनरी ठप हो जाती है। अब राज्य की संवैधानिक मशीनरी ठप हो गई तो क्या हो जाएगा? राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, राष्ट्रपति के हाथ में सारा शासन चला जाता है। तो राष्ट्रपति तो नियम बनाते नहीं है उस टाइम पे, तो कौन बनाती है? संसद बनाती है, यानी केंद्र सरकार बनाती है। तो ये भी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इसके हेतु प्रस्ताव पारित कर दे। मैंने आपको बताया था राज्यसभा के पास स्पेशल पावर होती है। क्या होती है? आर्टिकल 249 पढ़ा है कई बार। आर्टिकल 249 बात करता है कि जब राष्ट्र हित में कोई महत्वपूर्ण सार्वजनिक महत्व का विषय है कोई भी, तो राज्यसभा जिसको महत्व समझती है उसको 2/3 बहुमत से अपने राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करके कोई विषय को लोकसभा में भेज सकती है कि आप इस राज्य सूची के विषय पर कानून बना दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा? केंद्र सरकार उस पर कानून बना देगी, यानी संसद के दोनों सदन मिलकर उस पर कानून बना देंगे। इस तरह का बनाया गया कानून केवल 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। अगर दोबारा उनको लगता है तो वो दोबारा उस 1-1 साल करके कई बार बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसकी अवधि जो है वो 1 साल है। समझ आई बात? तो ये चारों सही है। चारों को मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। तो क्या आ जाएगा? सभी चारों, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है, भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर विधायन नहीं कर सकती जब तक। अब इसका बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन कि संसद राज्य सूची के विषय पर तब तक कानून बनाएगी जब तक भारत के राष्ट्रपति ऐसा करने का निर्देश ना दे दें। राज्यसभा प्रस्ताव पारित करके ऐसा करने का राष्ट्र हित में आवश्यक है, ऐसा करना राष्ट्र हित में आवश्यक है जब तक राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित करती है, ठीक है। विधानसभा के अध्यक्ष यह प्रमाणित करें कि ऐसा विधायन आवश्यक है। नेक्स्ट, अच्छा नीचे दे दिया इसका बचा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट ऑप्शन है
राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, उपरोक्त कथनों पर विचार करते हुए अधोलिखित कूट से सही उत्तर चुनिए। यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी सिचुएशन है जब तक वो नहीं होगी, जब तक वो कानून नहीं बना सकते। ठीक है, तो कौन से ऑप्शंस होंगे? क्या राष्ट्रपति के पास ऐसा निर्देश देने की पावर है कि वो निर्देश दे और संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना दे? नहीं है, राइट। नेक्स्ट है राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर दे, भी बताया आर्टिकल 249। नेक्स्ट है विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष के पास इतनी पावर है या लोकसभा के अध्यक्ष के पास भी इतनी पावर है कि वो संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए कह दे? बिल्कुल भी नहीं है, तो ऑप्शन ही पढ़ने से ही गलत लग रहा है, तो दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, अभी बताया राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा, तो कौन सा हो जाएगा आंसर? 2 और 4। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट है भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं, कब होते हैं? संविधान के प्रावधानों से, नियोजन प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंतर विरोधों से, हुक्म चलाने की इच्छा की प्रबलता से। कब होते हैं? केंद्र राज्य संबंध कब प्रभावित होते हैं? संवैधानिक प्रावधानों से। संवैधानिक प्रावधानों से कैसे होंगे? भारतीय संविधान में तो कहा गया है हमने संघात्मक शासन व्यवस्था आगे बढ़ानी है, ठीक है। संविधान में तो प्रावधान किया गया है राज्य सूची का, संवर्ती सूची का और संघ सूची का। तो संवैधानिक प्रावधानों ने ही वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया है, तो इट मीन संविधान ने प्रावधान किए हैं, जब भी तो शक्तियों का बंटवारा हुआ है। तो संवैधानिक प्रावधानों से संबंध प्रभावित हुए ना। नेक्स्ट क्या है? नियोजन की प्रक्रिया से। नियोजन का मतलब है जब नौकरी देने की प्रक्रिया से। सिंपल का नियोजन का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट, यानी किसी को नौकरी देना। इसका मतलब क्या है? जो IAS होते हैं, PCS ऑफिसर होते हैं, केंद्र द्वारा चयनित होते हैं, काम कहाँ करते हैं? राज्यों में। तो वो केंद्र और राज्य संबंधों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? केंद्र सरकार द्वारा, और काम करते हैं कहाँ पर? राज्य सरकार पे। तो नियोजन की प्रक्रिया से भी प्रभावित होते हैं, आए दिन आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे। फिर राजनीतिक हितों के अंतर्विरोधों से। राजनीतिक हितों के अंतर्विरोधों से, जब केंद्र और राज्यों में अलग अलग सरकारें होंगी तो उसमें अंतर्विरोध होने की भावना से भी केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। फिर नेक्स्ट है हुक्म चलाने की इच्छा की प्रबलता से। आपने देखा होगा या आप बुक्स में भी पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा जो इमरजेंसी यूज़ की गई है केंद्र सरकार द्वारा, कौन सी यूज़ की गई है? कौन सी यूज़ की गई है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या होता है? जब राज्य की मशीनरी ठप हो गई तो केंद्र सरकार उसकी विधानसभा की सारी पावर अपने हाथ में रख लेती है। तो ये क्या है? एक हुक्म चलाने की इच्छा की प्रबलता ही तो है कि वहाँ पर हम अपना कानून लागू करेंगे। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो इमरजेंसी यूज़ की गई है वो राष्ट्रपति शासन को यूज़ किया गया है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन मैंने आपको अच्छे से समझा दिए, एक्सप्लेन कर दिए। तो इन चारों के द्वारा केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? 1 2 3 4 5 तो है नहीं, राइट। नेक्स्ट चलेंगे। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? टाइम नहीं दूंगी, अभी बताया। तीसरा क्वेश्चन है अंतर्राज्यीय परिषद से। इट मीन्स अंतर्राज्यीय परिषद आपका इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आप अगर मेंस में आंसर राइटिंग कर रहे हैं या आप BA MA के स्टूडेंट हैं तो भी केंद्र राज्य संबंधों पर पूछा जाता है, सहकारी संघवाद पर पूछा जाता है, जिसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद। कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 263। नेक्स्ट है भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, और फैक्ट इंफॉर्मेशन तो आपसे पूछी जाती ही है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेस हमने ये वाला पढ़ा, इससे पहले मैंने आपको जो समझाया वो भी कॉन्सेप्चुअल था। नेक्स्ट है भारत में केंद्र सरकार के संबंध निर्भर करते हैं। संवैधानिक प्रावधानों पर बिल्कुल अभी बताया। परंपराओं और व्यवहारों पर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो संविधान में लिखित नहीं है लेकिन परंपरा बन गई है, इसीलिए परंपराओं और व्यवहारों पर भी केंद्र राज्य संबंध निर्धारित करते हैं। न्यायिक व्याख्याओं पर दिल्ली सेवा बिल के संबंध में आप इसको जोड़कर देख सकते हैं। तो इन तीनों के द्वारा केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। फिर नेक्स्ट होता है बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर, यानी कि अगर हम इसको एक लाइन में लिख दें तो सहकारी संघवाद पर। सहकारी संघवाद का मतलब क्या है? कि जब वो एक साथ सहयोग करते हैं, ठीक है, बातचीत से सहयोग बढ़ता है। जिसका उदाहरण हम देखते हैं नीति आयोग, ठीक है, GST काउंसिल या अंतर्राज्यीय परिषद।
तो ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ केंद्र और राज्य मिलकर, ठीक है, बातचीत करते हैं। तो बातचीत करने के विन्यास यंत्र पर भी निर्भर करते हैं केंद्र राज्य संबंध। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ये चारों प्रभावित करते हैं केंद्र राज्य संबंध को। ठीक है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक एक ऑप्शन को भी, चाहे वो गलत है या सही, आपको एनालाइज करना है कि गलत है तो क्यों गलत है और सही है तो क्यों सही है, राइट। इसके बाद इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट चलेंगे, करों और सरकारी कामकाज के लिए निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। कहाँ होता है, भारत की आकस्मिक निधि में, लोक लेखा में, भारत की संचित निधि में, निरपेक्ष और अग्रिम। इसमें आगे कुछ होगा, टाइपिंग में रह गया शायद, लेकिन आपको बताना है गवर्नमेंट सरकार का पैसा, सरकार का पैसा कहाँ इकट्ठा होता है, सारा राजस्व, सरकार का सारा टैक्स, जीएसटी कलेक्शन फी कहाँ है। मैंने आपको बताया था जब आपको भारत के वित्तीय व्यवस्था के बारे में पढ़ाया था, भारत की संचित निधि में आर्टिकल 266 में इसका प्रावधान किया गया है, 226 में मैंने आपको पढ़ाया था, सरकार का जितना भी टैक्स है, जीएसटी है, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, या फी लगाती है गवर्नमेंट, शुल्क बताया था, सेवा के बदले शुल्क लगाया जाता है, या फिर जो उसका प्रॉफिट होता है और जो भी चीज़ें अन्य प्राप्त होती हैं वो सब कहाँ जाएंगी, भारत की संचित निधि में। भारत की संचित निधि क्या है, बैंक है, एक अकाउंट है आरबीआई में, इसका सरकार का, भारत सरकार का अकाउंट है आरबीआई में, और इसमें भारत सरकार का सारा पैसा रखा रहता है। तो कहाँ जाएगा सरकार का सारा पैसा, उसके अकाउंट में। जैसे हम सबका पैसा कहाँ जाता है, हमारे अकाउंट में, इसी तरह सरकार का पैसा कहाँ जाएगा, भारत की संचित निधि में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। और ये भी बताया था मैंने आपको कि विनियोग विधेयक लाना पड़ता है, भारत की संचित निधि से पैसा निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है, जो मैंने आपको बजट वाले चैप्टर में पढ़ाया है। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है, किस संबंध में कहा गया है, म्यूनिसिपल संबंध। योजना प्रक्रम में राज्यों और केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, मतलब प्लानिंग के प्रसंग में इन दोनों के संबंध को म्यूनिसिपल रिलेशन कहा जाता है। ठीक है, प्लानिंग के संबंध में। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था अब कहाँ चला गया है, समवर्ती सूची के विषय में चला गया। नेक्स्ट है, इनमें से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी। लोकायुक्त लोकपाल में आपको पढ़ाऊंगी, अलग से चैप्टर है। ठीक है, सर्वप्रथम कहाँ इसके कार्यालय की स्थापना हुई, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में पढ़ाऊंगी आपको अलग से, अभी टॉपिक से हटके है फिर। नेक्स्ट है, सरकारिया आयोग ने निम्नलिखित संबंध में संस्तुतियां दी हैं, यानी सरकारिया आयोग किसके संबंध में गठित किया गया आयोग है। आपातकालीन उपबंध, केंद्र राज्य संबंध, पंचायतें, नगरीय शासन, किसके संबंध में, सरकारिया आयोग का गठन 1983 में। ठीक है, कब, 1983 में केंद्र राज्य संबंधों के ऊपर अपनी रिपोर्ट देने के लिए, या केंद्र राज्य संबंधों का निरीक्षण कर उनकी रिपोर्ट देने के लिए गठित किया गया था। ठीक है, इसमें चीफ जस्टिस थे सरकारिया सर, उनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1988 में दी थी। RS सरकारिया सर, उनकी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो रिटायर, उनके अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया जिसे सरकारिया आयोग कहते हैं। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1983 में इनका गठन किया गया। 1988 में इन्होंने केंद्र और राज्य संबंधों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया, विधायी संबंध दिए गए हैं। ठीक है, विधायी संबंध, पहले बताइए संबंध कितने तरह के पढ़ाए मैंने आपको, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में, किस में दिए गए हैं, विधायी संबंध पढ़ाए थे, प्रशासनिक संबंध पढ़ाए थे, फिर वित्तीय संबंध पढ़ाए थे। तीनों के आर्टिकल मुझे कमेंट में चाहिए कि विधायी संबंध कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं,
वित्तीय संबंध कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, प्रशासनिक संबंध कहाँ से कहाँ तक दिए गए, 2 बार 3 बार मैंने आपको रिवाइज करके भी अच्छे से बताया था। ठीक है, कहाँ दिए गए, कौन से भाग में दिए गए हैं, भाग 11 में। विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध भाग 11 में है, सॉरी भाग 12 हो गया, भाग 11 में है। ठीक है, और वित्तीय संबंध किस में है, भाग 12 में है। आर्टिकल आप बताएंगे, आर्टिकल आपको बताना है ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, कनकरेंट लिस्ट में कौन सा विषय है। समवर्ती सूची क्या है, समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में दी गई है, जिसमें जो केंद्र, समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए हैं उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, राइट। तो कौन सा ऐसा विषय है इनमें से जो समवर्ती सूची में दिया गया है। बिल्कुल अभी मैंने आपको पढ़ाया है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा तो फौरन लगा देंगे। कृषि किस में है, स्टेट लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में है। ठीक है, शिक्षा किस में है, कनकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में है। फिर पुलिस वापस से किस में है, स्टेट लिस्ट में। और रक्षा यानी डिफेंस मैंने आपको पढ़ाया था वो यूनियन लिस्ट में है। ठीक है, डिफेंस किस में है, यूनियन लिस्ट में। पुलिस और कृषि किस में है, राज्य सूची का विषय है। और शिक्षा किसका है, समवर्ती सूची का विषय है। पहले किसका था, राज्य सूची का था, लेकिन इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। नेक्स्ट है, संविधान के किस प्रावधान यानी अनुच्छेद में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है, ना ही एकत्रित किया जा सकता है। ठीक है, ये वित्तीय संबंध हमारे शुरू हो गए। आर्टिकल 265, 300, 266 और 368 इसमें कहा गया है विधि के प्राधिकार के बिना कर नहीं लगाया जा सकता। पढ़ाया है मैंने आपको बहुत अच्छे से। किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 265। अनुच्छेद 265 कहता है कि विधि के प्राधिकार के बिना कर नहीं लगाया जा सकता, टैक्स नहीं लगाया जा सकता, लेकिन शुल्क लगाया जा सकता है। फी इससे बाहर है। फी का मतलब होता है शुल्क, यानी अनिवार्य सेवा के लिए जब सरकार आपको सेवा देती है, कोई भी इंसान आपको सेवा देता है, उसके बिहार पर आप जब पे करते हैं, उसके बदले में पे करते हैं, उसको बोलते हैं शुल्क या फ़ी। ठीक है, तो फ़ी को ध्यान रखना, मैंने जब आपको पढ़ाया था जब भी बताया था कि शुल्क इससे बाहर है। ये किसके प्रावधान, किसके संबंध में प्रावधान करता है, कर के संबंध में। कर नहीं लगाया जा सकता। अगर टैक्स लगाना है, हटाना है, बढ़ाना है, घटाना है, कुछ भी करना है टैक्स से रिलेटेड, तो आपको संसद में विधेयक पारित करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं विधि के प्राधिकार से। लेकिन आपको शुल्क लगाना है, फीस लगानी है, तो वो बिना उसके लगाई जा सकती है। तो कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 265। शुल्क मैंने बताया आपको, सेवा के बदले धन, अनिवार्य सेवा के बदले, अनिवार्य नहीं, सेवा के बदले धन। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। केंद्रीय सूची का कौन कौन से विषय है, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का और अपशिष्ट विषय कौन से। केंद्रीय सूची में जनगणना आता है, राज्य सूची में अभी बताया मैंने आपको पुलिस आता है, फिर उसके बाद समवर्ती सूची में आता है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। अब आपको ध्यान रखना है अंतरिक्ष अनुसंधान यानी अपशिष्ट विषय किसमें, अंतरिक्ष अनुसंधान जो है वो अपशिष्ट विषयों पे है। अपशिष्ट शक्तियां हैं और अपशिष्ट शक्तियों पर अधिकार किसको होता है लॉ बनाने का, केंद्र सरकार को। तो ये भी सीधी सीधी कहाँ चली जाती है, केंद्र सरकार के पास चली जाती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है केंद्रीय सूची का विषय कौन सा है, जनसंख्या नियंत्रण। राज्य सूची का पुलिस और सेवा, सार्वजनिक व्यवस्था। ठीक है, समवर्ती सूची में केंद्र सरकार का है जनगणना, जनगणना। और समवर्ती सूची में है जनसंख्या नियंत्रण। फिर उसके बाद अपशिष्ट शक्तियाँ कहाँ चली जाती है, R&D यानी रिसर्च, अंतरिक्ष अनुसंधान किसके पास है, केंद्र सरकार के पास। लेकिन दिया गया है किसमें, अपशिष्ट विषय में। तो पहले का तीसरा, फिर पहला, दूसरा, चौथा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर ए। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, केंद्रीय सूची में जनगणना दिया गया है, राज्य सूची मैंने आपको बताया था पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था है, समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन और अपशिष्ट विषय। ये जो है ना, आपको यही 2-3 ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं बार बार, तो यही याद कर लेना। बाकी इसमें 100 विषय, इसमें 61 है, 92 है, तो इसे आपको याद करने की जरूरत नहीं, थोड़े से ही जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, विधायी शक्तियों का केंद्र और राज्य के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में किया गया है। ठीक है, कौन सी अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य
वितरण किया गया है? संविधान की निम्न अनुसूचियों में वितरण किया गया है। केंद्र राज्य शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में किया गया है? बताया था 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं। किस में किया गया है? 7वीं अनुसूची में। केंद्र राज्य संबंधों में विभाजन किस अनुसूची में किया गया है? 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट आता है, केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? कौन से करते हैं? आर्टिकल 245 पढ़ाया था, आर्टिकल 245 और आर्टिकल 246। आर्टिकल 245 क्या प्रावधान करता है? टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन का मतलब है क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार। केंद्र और राज्य का कितना कितना क्षेत्र पर कितना अधिकार है। फिर इसके बाद आर्टिकल 246 पढ़ाया था। आर्टिकल 246 कहता है सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिडिक्शन, यानी कौन कौन से विषय पर किसको कितना विषय दिए गए, कौन कौन से विषय पर केंद्र और राज्य लॉ बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? कौन कौन से केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन करते हैं? आर्टिकल 245 और आर्टिकल 246। ध्यान रखना है, केंद्र राज्यों के मध्य वितरण 3 सूचियां दी गई हैं। तो किस में दी गई हैं? 3 सूचियां आर्टिकल 246 के तहत। समझ में आई बात? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ आपके और जो इसमें बच रहे हैं ऑप्शंस वो अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। नोट ज़रूर बनाना है, और जब भी आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं या प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं तो प्लीज़ उसके साथ अपने नोट्स लेके बैठा करिए। पूरे ऑप्शंस को भी एनालाइज करना है, अच्छे से समझना है कि ऑप्शन सही है क्यों सही है, गलत है क्यों गलत है। इसके साथ साथ जब आप क्वेश्चन को पढ़ें, लगाएं, फिर उसके बाद जब पूरा कॉन्सेप्ट वहीं क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे हमने केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन पढ़ा, तो दोनों आर्टिकल्स को दोबारा वहीं रिवाइज करिए कि इसमें क्या दिया गया है और इसमें क्या दिया गया है। ठीक है, इसके साथ आप ये वाला लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर में जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कराऊंगी। नोट ज़रूर बनाने हैं। थैंक यू।